MPGS वे विद्यार्थी जिनको MPPSC का एग्जाम देना है प्लस जिनको AP का एग्जाम देना है, असिस्टेंट प्रोफेसर का, ठीक है, कोई सा भी विषय हो। MPPSC वाले जो सेक्शन है, अगर आप उसमें देखें तो उसमें 10 यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स। AP वाले में ओनली 5 यूनिट्स हैं। कौन सी? वो MPGS को लेकर के। यही वजह है कि अपन इस पूरे सेशन को 2 हिस्सों में लेकर के चलेंगे। 5 हिस्से पढ़ेंगे अपन MPGS वाले 5 यूनिट में, और दूसरा वाला जो अपना लेक्चर होता है उसमें पढ़ने वाले अपन अदर 5, बाकी जो बचे हुए 5 है ना, तो उसको वहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ पर अपन 5 यूनिट में जो MPGS वाला सेक्शन है उसको लेकर के चलेंगे। विशेषकर उसके साथ में ICT वाला जो सेक्शन है एक, वो भी अपन ऐड रख रहे हैं। तो अपना जो टारगेट रहेगा वो इस प्रकार से कंप्लीट करना रहेगा कि आप पहले MP वाला सेक्शन पढ़ चुके हैं अपन, प्लस ICT वाला ये जो सेक्शन है इसको, जो कि अपन भी पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर मैक्सिमम हिस्सा आप कर चुके हैं, और उसके आगे का सेक्शन हमको समाहित करना है। कहीं ना कहीं अपनी रणनीति या रूपरेखा ये होने वाली, ताकि किसी का भी नुकसान ना हो। कि कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको केवल AP देना है, कुछ ऐसे जिनको केवल MPPSC बस देना है, लेकिन कुछ ऐसे जिनको साहब दोनों तीनों देने हैं। तो ओवरऑल ऑलराउंडर वे में आपको चलना चाहिए कि हर जगह ही आपको काम आ जाए। तो ये समय आपके पास में वैसे ही कम है। 17 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है, फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके, समय से भर देना। लास्ट डेट के भरोसे नहीं बैठना, उसका टाइम देख लेना, रात के 12 बजे तक का नहीं है, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट ये कि केवल पढ़ना बस नहीं है, आपको उसका रिवीजन भी समय अनुसार आपको करना जरूरी हो जाता है। वो भी कहीं ना कहीं चुनौती है आपके लिए, महत्वपूर्ण विषय वस्तु हो जाती है, ठीक है। चलिए, हम यहाँ पर बात कर रहे थे विशेष करके ICT को लेकर के। ICT में भी हमने बात की थी इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको लेकर के हम बात कर रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, कैसा होता है। तो इलेक्ट्रॉनों का निर्वात, गैस, चालक, अर्धचालक इत्यादि रूप में क्या कैसी प्रक्रिया होती है, कैसे क्या वो ट्रांसफर होते हैं, उसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स। हो चुका है पिछली क्लास में, डिटेल में अपन इस पर बात कर चुके हैं, इसलिए ज़्यादा चर्चा नहीं, केवल उसके जो फैक्ट्स हैं, फैक्चुअल एस्पेक्ट है, वो अपन देख ले रहे हैं, ताकि एकदम से अपन के सामने आए तो अपन भूल न जाए, मिस ना कर जाए। फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स माइकल फैराडे को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स माइकल फैराडे को कहा जाता है। जितने भी उपकरण होने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, वो DC विद्युत पर आधारित होते हैं, प्राय मोस्ट प्रोबेबली इस पर आधारित होते हैं, DC पर। क्लियर बात है। किसकी खोज किसने क्या की थी, इसमें अपन ने बात की हुई थी साहब जी, कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। बता दें फटाफट, कोड क्या था इसका? इथे पग नाच पाए। ये बता कि पाई मैसॉन की खोज किसने की थी? दैट इज युकावा चुकावा करके आपसे कहा हुआ था। जबकि इलेक्ट्रॉन की खोज J.J. थॉमसन। हो चुका है ना, पढ़ चुके अपन क्लास में। चलिए, इसके आगे अपन बढ़ते हैं। एनर्जी बैंड पर बात कर ली थी अपन ने, कंप्लीट कर लिया था। चालकता, अतिचालकता, सेमीकंडक्टर, ठीक, सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टिविटी, इन विषयों पर अपन ने बात की हुई थी। स्पेशली मेंस के पर्पस को भी आपसे कहा था, 3 मार्कर्स वाली बात बता चुके हैं, ठीक। आगे बढ़ जाओ। डायोड, ठीक। पहली चीज तो ये है कि साहब ये डायोड क्या है। डायोड, इस पर पिछले बार क्वेश्चन आया था, MPPSC प्रीलिम्स परीक्षा 2022 में क्वेश्चन आया था, और अच्छा खासा क्वेश्चन आया था कि साहब, और बहुतों को समझ में भी नहीं आया था कि साहब ये क्वेश्चन क्या कैसे कह रहा है। पहली बात तो डायोड क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है, एक उपकरण होता है, ठीक। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है, एक उपकरण होता है। ये करता क्या है? ये उपकरण ये करंट को एक दिशा में जाने देता है। किस दिशा में? एक दिशा में। अपन सामान्य अध्ययन की दृष्टि से पढ़ेंगे, विशिष्ट अध्ययन की दृष्टि से नहीं पढ़ेंगे साहब जी। इसकी किस चीज अपन देख लें, हमारे अध्ययन है जनरल वे में जो आपको नॉलेज होना चाहिए, ताकि 4 ऑप्शन आए तो आप बना लें। विशिष्ट अध्ययन मतलब बोले सर हमारा तो इंजीनियरिंग में यही सब्जेक्ट है, बोले साहब पढ़ते रहो, फिर अगले 1 आध महीने तक आप डायोड के बारे में बनाते रहो ढेर सारे मॉड्यूल वगैरह। वो एक विशिष्ट अध्ययन है, आप एक सामान्य अध्ययन की दृष्टि से पढ़ेंगे। पहली बात तो ये डायोड होता है क्या? बोले सर एक कंपोनेंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है। क्या करता है? करंट को एक दिशा में जाने देता है। वो अपन निर्धारित करते हैं कौन सा वाला अपन को यूज करना है, किस दिशा में जाए, किस दिशा में ना जाए, ये अपने हाथ में होता है साहब जी। तो अपन कौन सा टाइप का डायोड उपयोग कर लेते हैं। जब वो एक दिशा में वो जाए तो उसके लिए अपन विशेष प्रकार की
तत्वों का उपयोग करते हैं, उसके माध्यम से इसको बनाते हैं। विशेषकर कुछ तत्वों का नाम ध्यान रखना, 3-4। पहला तो हो गया आपका सिलिकॉन। सबसे पहला कौन सा होता है? सिलिकॉन होता है। जर्मेनियम करके होता है साहब, जर्मेनियम, इसका अपन उपयोग करते हैं। ठीक है, और भी कई तत्व होते हैं, बट मोटे तौर पर इनके बारे में अपन यहाँ चर्चा कर रहे हैं। डायोड कई टाइप के होते हैं। इसका जो सिंबल होने वाला है, यदि अपन देखें तो सिंबल आपसे पूछ लेगा किस प्रकार से होता है। ठीक, कई टाइप के डायोड्स होने वाले हैं। कभी कभी अपन ऐसा भी देखेंगे, ठीक, तो यहां पर एक ब्लैक पट्टी होने वाली है, कैथोड और एनोड, पॉजिटिव और नेगेटिव को। जिस साइड को पट्टी आ रही है वो एक खास हिस्से को दर्शा रहा है। किसको? नेगेटिव की पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव वाले को दर्शाता है। इस साइड वाला हिस्सा क्या है? ये पॉजिटिव वाले को दर्शा रहा है। ये बैरियर का काम करता है, यानी ये रोकता है। यानी इसका जो एरो बना हुआ है ये इस दिशा में बना हुआ है, यानी इस दिशा में तो जाने देगा पर वहां वाले को वापस नहीं आने देगा साहब। तो रोक रहा है, बैरिकेटिंग का काम करता है, रोकने का, ब्रेकर का काम करता है। तो खासकर इन सिंबल्स के माध्यम से अपन उसको दर्शाते हैं वहां पर। इस बात को ध्यान रखना साहब जी। तो डायोड करता क्या है? करंट को एक दिशा में जाने देता है। कई प्रकार के डायोड होते हैं। 9 प्रकार के डायोड आपको मोटे तौर पर पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। ठीक, कुछ जगह पर आपको 6 प्रकार के मिल जाएंगे, आप सामने नोट्स पर देख पा रहे होंगे। इसमें आपको दिया हुआ है, जैसे जीना डायोड दिया है, वैरेक्टर डायोड करके दिया, फोटो डायोड दिया, टनल डायोड दिया है। ठीक, शॉर्ट की डायोड वगैरह ऐसे करके आपको वर्ड मिल जाएंगे। रेक्टिफायर डायोड करके दिया होगा। तो एक एक करके अपन चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला जैसा कि आपको दिया है रेक्टिफायर, नाम ही समझ में आ रहा होगा आपको, रेक्टिफायर, रेक्टिफाई। ठीक है, तो रेक्टिफायर डायोड एक दिशा में ये एसी वोल्टेज को डीसी में, इसमें एसी वोल्टेज को डीसी में जब बदलना हो वहां पर इसको किया जाता है। विशेषकर बैटरी उद्योग में अपन इसका उपयोग करते हैं। बैटरी में भी अपन देखें क्या था, ये बैटरी एलिमिनेटर के रूप में अपन इसका उपयोग करते हैं कि किस प्रकार की पावर की सप्लाई आपको करनी है। तो उसको ये देखता है वेरिएशन को साहब जी, इस टाइप की, इतनी आवृत्ति की, इतनी क्षमता की, इतने वोल्ट की, ये चीज को देखता है। ये क्या होता है? दैट इज रेक्टिफायर। विशेषकर जो वर्ड आएगा वो ध्यान रखना, बैटरी एलिमिनेटर वाले, आपका साइंस टैग हो अथवा ना रहा हो, साइंस बैकग्राउंड से आप हो अथवा ना हो, इसको ध्यान रखना। दूसरा होता है जीना डायोड। कौन सा? जीना डायोड करके आपको दिया होगा। ठीक, इसमें क्वेश्चन जो पिछले बार आया था, पहले आप उसके बारे में जान लीजिए। जहां तक मुझे वो ध्यान है, वो क्वेश्चन ये पूछा था कि उच्च आवृत्ति की दिशा में करंट को प्रवाहित करने के लिए इनमें से कौन सा क्या कैसा डायोड उपयोग किया जाता है। उसमें ऑप्शन दिए हुए थे आपको, जेनर डायोड मेरे ख्याल से दिया हुआ था, टनल डायोड दिया था, और शॉर्ट की डायोड दिया हुआ था, ऐसे करके कुछ ऑप्शन थे। फोटो डायोड शायद उसमें नहीं दिया हुआ था, है ना। तो इस प्रकार से करके कुछ क्वेश्चन दिया था। जेनर डायोड था, वैरेक्टर डायोड था, टनल डायोड था और शॉर्ट की डायोड करके दिया हुआ था। और उन्होंने इसका आंसर माना था टनल डायोड। ठीक है, इस प्रकार से करके आपको दिया हुआ था। बहुत टफ क्वेश्चन हो गया था ये, एमपीपीएससी प्री 2022 का क्वेश्चन करके था ये साहब। ठीक है, चलिए, तो जीनर डायोड के बारे में यदि हम बात करें तो डीसी वोल्टेज को जीनर डायोड रेगुलेट करता है। पहली बात इसको, ये डीसी वोल्टेज को रेगुलेट करता है। सबसे पहला पॉइंट इसका ये होता है। इसका मतलब ही यह होने वाला है साहब जी कि जो वोल्टेज होगा उसको देख रहा है डीसी वोल्टेज को। पहली चीज, रेगुलेट करना, कम ज्यादा करना, इसके संदर्भ में बात हो रही है साहब जी। इसका उपयोग क्या है? एकदम से हाई वोल्टेज आकर के आपके उपकरणों को जला ना दे, खाक ना कर दे, खराब ना कर दे, उसको क्या कर रहा है? ये रेगुलेट कर रहा है। उस चीज में इसका उपयोग किया जाता था। अगर ये ना लगा हो तो एकदम से पूरी पावर आ जाएगी और आपको कंपोनेंट जो होगा वो नष्ट हो जाने वाला है। ठीक है, जीनर डायोड को ही एवलांची डायोड भी कहा जाता है। कार्य ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि पिछले बार कार्य पूछा है, किसका कार्य क्या है। केवल उतले तौर पर काम नहीं चल पाएगा साहब जी। जैसा भी आपने देखा, रेक्टिफायर डायोड क्या कर रहा है, वो साहब एसी वोल्टेज को एसी, जबकि जीनर क्या कर रहा है, जो डीसी वोल्टेज है उसको रेगुलेट, ताकि ज्यादा करंट आए तो उसको कम करके भेजे। क्लियर बात है? पहला वाला एसी टू डीसी हो रहा है, ये वाला क्या कर रहा है? रेगुलेट कर रहा है उसको, ताकि एकदम से वो ना आ जाए। काम को लेकर के, कार्य को लेकर के पूछ देगा क्वेश्चन,
चार ऑप्शन यही हो सकते हैं, अगली बार भी टफ ना हो जाए, इसलिए थोड़ी सा ध्यान रखना। एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, ये वो होता है जब इसमें से इलेक्ट्रॉन करंट गुजरता है तो ये ऊर्जा को, प्रकाश को, लाइट को उत्सर्जित करते हैं, जनरेट करते हैं। यही वजह इसको क्या कहा है, एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड करके कहा है। बल्ब निर्माण में इसका भरपूर मात्रा में उपयोग होता है, ठीक हो रहा है। एलईडी कम से कम ऊर्जा देकर के अपन अधिक से अधिक मात्रा में प्रकाश प्राप्त कर पाते हैं इस तकनीक के माध्यम से। ये वो वाला है साहब। पहले अपन 100 वाट का बल्ब यूज करते थे, फिर ट्यूबलाइट यूज करने लगे, फिर CFL आया और फिर उसके पश्चात में ये आया, सस्ती सुंदर टिकाऊ ग्रुप। वो एक अलग बात है कि अपना बिजली बिल अभी भी बढ़ते ही चला जा रहा है, पर तकनीक में परिवर्तन तो आया था। क्लियर बात है। एलईडी, सीधी बात है कि इस प्रकार का जब डायोड होता है तो वह वहां पर जाकर क्या करता है, लाइट को उत्सर्जित करता है, इसलिए अपन इसको ये कहा है बिजली कम खपत इत्यादि के लिए जाना जाता है। सब जगह अपन इसका उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। एलईडी कितने टाइप के होते हैं? सामान्यतः यदि देखा जाएगा, रंगों के आधार पर यदि देखा जाएगा तो 4 ही प्रकार के होते हैं सर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैरेक्टर डायोड, टीवी वगैरह में, FM वगैरह में वैरेक्टर डायोड का उपयोग किया जाता है। क्लियर। एक और होता फोटो डायोड, तो जो फोटो कैमरे वगैरह होने वाले हैं, करता क्या है, ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो कैमरे वगैरह में जब आप देखते हैं, खासकर पुराने संदर्भ में देखें, अभी भी नए वाले में आप देखेंगे, तो क्या करने वाले, प्रकाश ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर देगा, ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा। लॉजिक सर्किट, अलार्म वगैरह, स्विचिंग वगैरह डिवाइसेस जो होती है ना, उन सभी में इसका उपयोग किया जाता है। दैट इज फोटो डायोड के संदर्भ में अपन देखते हैं। एंड द लास्ट जो अति महत्वपूर्ण है वो कहलाता है आपका टनल डायोड। इसका जो उपयोग है, बार बार मैं उपयोग को फोकस कर रहा हूं, अन्य चीजों को नहीं। हाई फ्रिक्वेंसी जो सर्किट्स होते हैं, कंप्यूटर स्विचिंग इत्यादि वगैरह, ठीक, उनके विभिन्न जो लॉजिक सर्किट्स होते हैं ना, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। हाई फ्रिक्वेंसी सर्किट, यही उसका सबसे खास कीवर्ड्स है। एक जनरल वे में यदि आप पढ़ना चाहें तो, वरना डायोड ही अगले 2 4 5 क्लास में चल सकता है, इतना कुछ है। तो उपयोग को लेकर के आप ध्यान रखना, कहां पर किस नाम वाले का उपयोग किया जा रहा है, ठीक। तो ये जो वर्ड है आपका हाई फ्रिक्वेंसी, जो सर्किट से वहां पर उपयोग होता है सब, यही क्वेश्चन आपसे पिछले बार क्लास में पूछा गया था। उस क्वेश्चन को आप देखना चाहते हैं, ग्रुप में आ चुका होगा, बोर्ड पर भी आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आप तैयार रखें, क्योंकि डायोड के टाइप्स दिए हुए हैं आपको, डायोड के टाइप्स दिए गए हैं। Which of the following diode is used in ultra high speed switching electronic circuit? क्वेश्चन क्या था? Which of the following diode is used in ultra high speed switching electronics? यही वो वर्ड आपसे पूछा था उन्होंने क्वेश्चन। ये है वो क्वेश्चन एमपीपीएससी प्री 2022 जिसने बहुतों का दिल दुखाया। अल्ट्रा हाई स्पीड स्विचिंग, यही वर्ड आपसे कहा, हाई स्पीड फ्रिक्वेंसी, वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन की गंभीरता को समझे, एमपीपीएससी के लेवल को समझो। केवल डायोड बस नहीं पूछ रहा, उसके अंदर में वो जो टाइप्स दिए हैं सभी उसके टाइप ही दिए हैं, उसके अंदर उसका यूज पूछ रहा। वो अगली बार भी इसी प्रकार से आपसे वो यूज पूछे, कोई बड़ी बात नहीं। मेरा सजेशन है कि सबके बारे में बिल्कुल शॉर्ट में आप यूज देख लो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कहा रेक्टिफायर क्या कर रहा है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। किस में कन्वर्ट कर रहा है? एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। इसके पश्चात में आपने देखा फोटो डायोड क्या कर रहा है साहब जी? फोटो डायोड प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जीनर डायोड क्या कर रहा है?
डीसी वोल्टेज को रेगुलेट कर रहा है। डीसी वोल्टेज को रेगुलेट कौन कर रहा है? बोले साहब जी जीना डायोड कर रहा है। साहब एलईडी क्या कर रहा है? बोले जब भी इससे करंट प्रवाहित होगा तो प्रकाश को उत्सर्जित कर रहा है। ये क्या कहलाया आपका? एलईडी करके कहलाया। इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाएगा साहब, फोटो डायोड और एलईडी। फोटो डायोड क्या कर रहा है? वो प्रकाश को, ठीक है, इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर रहा है। जबकि टाइम डायोड किस चीज के लिए होता है? बोले सर हाई फ्रिक्वेंसी, उसके लिए होता है। बन जाएगा। उपयोगों को बिल्कुल शॉर्ट में दिमाग में चढ़ा लीजिए, ऐसा सजेशन मेरा है। चलिए इसके पश्चात अपन देखते हैं ट्रांजिस्टर। ये क्या होता है साहब जी? ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। पहली बात तो ये है, एम्पलीफायर और इलेक्ट्रॉनिक स्विच के रूप में ये काम करता है। कई टाइप के होते हैं। इसमें तीन जो है प्रमुख रूप से टर्मिनल इसके जाने जाते हैं, बेस, कलेक्टर, एमिटर। इसको ही कहते हैं अपन BCE करके बोलते हैं। क्या बोलते हैं? BCE। बी फॉर किसको डिफाइन करता है? बोले बेस को। सी फॉर किसको डिफाइन कर रहा है? कलेक्टर को। ई फॉर किसको डिफाइन कर रहा है? बोले एमिटर को। ठीक है, तो ये होता है। इसमें भी अपन देखेंगे तो कई टाइप होते हैं, पर मोटे तौर पर अपन देखें, एक होता है PNP, एक होता है NPN। ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये टाइप होते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछ चुका है मेरे ख्याल से, इसके पहले 2020-21 के आसपास में शायद इस पर क्वेश्चन कोई आया है और आने की संभावना है इस पर। तो एक होता है NPN वाला है, दूसरा PNP वाला करके कहलाता है। ABC आपका BCE करके आपको वर्ड ध्यान रखना पड़ेगा। तो ट्रांजिस्टर जो होता है वो एक प्रकार का डिवाइस होता है और इसके ही जो टर्मिनल्स होते हैं, इन तीनों टर्मिनल्स का उपयोग किसी भी सर्किट को उठा करके जोड़ने में किया जाता है। ठीक, तो ये क्या होता है? इसके तीन सर्किट होते हैं, BCE होते हैं। जब अपन इसको बनाते हैं तो इसके भी टाइप बनेंगे ऐसे वाले। ठीक है, ट्रांजिस्टर कई टाइप के होते हैं। मोटे तौर पर दो टाइप अपन पढ़े हैं, बायपोलर एंड यूनिपोलर करके कहलाता है सर। ठीक है, तो बायपोलर नाम से ही समझ में आ रहा है सर, बाय यानी कई, यूनि का मतलब ही होगा क्या? एक के संदर्भ में होगा। जो विशेषताएं हैं उसकी आपको दी हुई हैं, उसमें से कुछ खास पॉइंट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बायपोलर पर आ जाइए साहब जी। रीजन ये है कि इसमें जो चार्ज कैरियर होता है दो टाइप का होता है। पहला एक तो होल्स होते हैं इसमें, दूसरे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, पहला क्या? होल्स और इलेक्ट्रॉन्स इसमें दोनों ही होते हैं, दोनों ही इसमें प्रवाहित होते हैं। पूछा जाएगा साहब जी किसमें दोनों प्रवाहित होते हैं, तो वो क्या होगा? बायपोलर करके होगा। इसमें केवल एक ही प्रवाहित होता है, दैट इज यूनि, ओनली सिंगल, दैट इज यूनि, यूनिवर्सल। ठीक है, तो यूनि वर्ड वो एक के लिए आता है। बाय का मतलब ही होता है दो, बाय फोकल लेंथ, बाय साइकिल, तो वो दो के संदर्भ में होता है। तो ये दो क्या चीज है? होल्स एंड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? क्या कैसा इनका स्ट्रक्चर है, किस टाइप से होता है, PNP में क्या होता है, उस पर अपन डिटेल में नहीं घुस रहे हैं। क्लियर है? मोटे तौर पर आप देख लीजिए सामान्य अध्ययन की दृष्टि से, ताकि आ जाए तो बिल्कुल ही ब्लैंक ना चला जाए अपना, ऐसा ना हो जाए। ठीक है, बायपोलर जो होते हैं वो क्या होते हैं? PNP एंड NPN, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। क्लियर, एक हो गया। दूसरा होता है नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे करके ये दो होते हैं। तो ये किसके हैं? दो वाले के, यानी बायपोलर के एग्जांपल बन जाएगा अपन को। चलो नेक्स्ट आते हैं यूनिपोलर ट्रांजिस्टर। केवल मेजॉरिटी कैरियर के द्वारा ही किया जाता है इसमें करंट का प्रवाह साहब। ठीक है, इसमें माना जाता है साहब जी बिजली खपत क्या है? कम होती है। इसको देख लेंगे, CMOS, इसका उपयोग CMOS डिजिटल लॉकर चिप और मल्टीप्लेक्सर में किया जाता है। ये वर्ड शायद पूछ दे, शायद। इसको देख लीजिए एक नजर। बायपोलर वाला महत्वपूर्ण होता है, जबकि यूनिपोलर वाले में जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है साहब जी, विद्युत धारा या विद्युत किसमें कम से कम के संदर्भ में उपयोग की जाती है, ऐसे करके पूछ देगा। CMOS के संदर्भ में आपसे पूछ सकता है, फुल फॉर्म ही पूछ ले, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। CMOS का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर पूछेगा साहब जी CMOS के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो ध्यान रखना पड़ेगा साहब वो कौन सा वाला, बोले यूनि वाला है। क्लियर, उसमें धारा एक ही दिशा में, एक ही चीज पे। जबकि बायपोलर में दो होते हैं, होल्स भी होते हैं प्लस इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं साहब। जबकि विद्युत की खपत किसमें कम मानी जाती है?
यूनी वाले में मानी जाती है साहब। क्लियर बात है ये। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो ये हो गया आपका क्या, दैट इज ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के प्रकार ही पूछ दे मोटे तौर पर, सामान्यतः कितने, दो आप बता दिए साहब। ठीक है, उसके अंदर में आपको अगर क्वेश्चन पूछे कि कितने टर्मिनल होते हैं, क्या बताओगे, 3। कौन कौन से, बी सी ई। बी फॉर क्या होता है, बेस होता है। सी फॉर क्या होता है, ई फॉर क्या होता है। क्लियर बात है। चलिए, तो इसका उपयोग जो किया जाता है एम्पलीफायर और स्विचिंग इत्यादि के संदर्भ में इसका उपयोग किया जाता है सर्किट वगैरह से जोड़ने के लिए। नेक्स्ट आइए, कैपेसिटर दिया होगा आपको वहां पर। कैपेसिटर ये ऊर्जा को इलेक्ट्रिक चार्ज के फॉर्म में स्टोर करता है। सीधी सी बात है साहब जी, इसको कुछ समय के लिए, अल्प समय के लिए स्टोर करता है। ये बैटरी की तरह होता है, लेकिन ये बहुत कम टाइम के लिए होता है, इसलिए आप इसको लॉन्ग टर्म की बैटरी के लिए यूज नहीं कर सकते। ये बैटरी की तरह ही करंट को स्टोर कर रहा है, लेकिन बहुत ही कम समय के लिए, बहुत कम समय के लिए। यही वजह है कि आप नॉर्मल बैटरी के रूप में नहीं, बल्कि इसको एक डिवाइस के रूप में यूज करते हो, उस उपकरण में एक छोटे से अंग के रूप में आप इसको उपयोग करते हो साहब जी। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात, इसका एसआई मात्रक कूलाम या वोल्ट होता है। पहला पॉइंट तो ये किस चीज के संदर्भ बात हो रही, ठीक, फैराडे भी होता है। तो कूलाम, वोल्ट एंड फैराडे, ये ध्यान रखना। कैपेसिटर के यूज क्या है सर, जो भी करंट है उसको थोड़ी देर के लिए स्टोर करने के लिए, एक ऊर्जा को संचय करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक जितने भी डिवाइसेस होंगे, उपकरण होंगे, उनका जो बोर्ड होगा उसमें अपन यूज करेंगे। सर्किट बनाने के लिए भी, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसको क्या कहा जाता है, कैपेसिटर करके कहा जाता है। डिजाइन आपको उसमें दिया होगा, ठीक है, फैराडे की यूनिट उसमें लिखी होगी, आपको वोल्ट लिखा होगा, 16V करके लिखा होगा, वहां पर आप देख पा रहे हैं। क्लियर है, इन बातों को ध्यान रखना था। कैपेसिटर के पश्चात में आपको दिया होगा रेक्टिफायर। ठीक है, ये क्या है, रेक्टिफायर नाम से ही समझ में आ रहा है, एसी टू डीसी। अभी आपका रेक्टिफायर डायोड पड़ा हुआ है, वो भी क्या कर रहा था, एसी टू डीसी। सेम बात यहां पर भी आ रही है। तो इस चीज के लिए इसका उपयोग किया है साहब जी, एसी को डीसी में बदलने के लिए। ठीक, एसी का फुल फॉर्म जो नहीं जानते बोले साहब अल्टरनेटिव करंट की बात हो रही, डीसी का फुल फॉर्म बोले सर जी डायरेक्ट करंट के बारे में बात हो रही। जिनका साइंस बैकग्राउंड है बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं है तो वो एक बार में सुन लो और चढ़ा लो दिमाग में। ठीक, तो रेक्टिफायर का उपयोग वहां पर किया जाता है। 3 प्रकार की इसमें पिनें होती, 2 लंबी, 2 से 3 प्रकार की। आप इसमें डिजाइन देख लेने वाले हैं। टोटल पिनों के संदर्भ बात करो, 4 पिनें आपको देखने को मिल रही होंगी। साइड वाली बड़ी होंगी, बीच वाली आपको देखेंगे छोटे साइज में देखने के लिए मिल जाएंगी सर। ठीक, चलो नेक्स्ट, रेसिस्टर करंट के प्रवाह को नियंत्रित करता है, रेसिस्ट करता है। वोल्टेज के स्तर को क्या करेगा, उठा करके कम करेगा सर्किट में साहब, वरना वो खराब हो सकता है उपकरण अपना। ठीक, तो विशेषकर अपन देखेंगे बहुत ज्यादा हाई पावर वाली जहां पर हो तो बड़े वाले का अपन प्रयोग करेंगे, और वो होती क्या डिवाइस है, वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कौन सा होता है, वो रेसिस्टर ही होता है। उपयोग ध्यान रखना, ये रेसिस्टर का उपयोग क्या है, वोल्टेज को के स्तर को कम करने के लिए रेसिस्टर का उपयोग किया जाता है। क्योंकि अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जिस प्रकार से आ रहे हैं उसमें फैक्चुअल टाइप का नहीं देता, कहता साहब ये कार्य दिया है क्वेश्चन में, ये कार्य इन दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सी डिवाइस करती है। पहले बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन है, इसकी यूनिट क्या है, उसका एसआई मात्रा क्या, फलाना क्या, ठिकाना क्या है। अब वो बदल गया जमाना साहब 2020 में। खासकर जिन विद्यार्थियों का साइंस बैकग्राउंड नहीं, बड़ा सचेत हो जाओ। एमपीपीएससी का चाहे प्रीलिम्स का पेपर हो, चाहे वनडे एग्जाम का कोई पेपर हो, और चाहे मेंस का हो, अगर अच्छे से आपने उसको तैयार नहीं किया है तो नहीं निकलने वाला आपका, ना मेंस निकलने वाला ना प्री। 10-10, 12-12 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आपको उसको टेक्निकल वे में तैयार करना। पहले ये होता सब छोड़ के भी चले जाएंगे ना, मोटे मोटे तौर पे बना लेंगे ना, बिल्कुल उछले तौर पर, तो भी पास हो जाते थे। अब नहीं चलेगा काम, अब आपको बहुत अच्छे से उसको समझना पड़ेगा, ना केवल फैक्ट्स रटने पड़ेंगे। पहले फैक्ट बस रख के पहुंच जाते थे, कार्यों को भी समझना पड़ेगा। तो इस कार्यों के आधार पर क्वेश्चन बन रहे हैं और फिर ऑप्शन होते हैं। जैसा आपको बताया अभी, तो डायोड वाला क्वेश्चन बताया, जिसको कार्य वाले वो बना लेगा, वरना बाकी तो ब्लैंक हो गए। बोले सर हमको तो चारों ही एक समान नजर आ रहे, क्योंकि अपना वो बैकग्राउंड नहीं है। इवन जिनका वो बैकग्राउंड था भी, यदि उनका रिवीजन नहीं हुआ तो भी वो कंफ्यूज कि यार कौन सा वाला कैसे कार्य में उपयोग किया जा रहा है। लेवल बढ़ा है, उस बात के लिए तैयार रहिए, बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। रेसिस्टर, आईसी चिप, बहुत बार पढ़ चुका, आईसी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट चिप करके कहलाती है, 1958। ये किल्बी, ठीक, इसका उपयोग किया जाता है, बोले साहब जी सिलिकॉन इत्यादि वगैरह का उपयोग किया जाता है।
तो यहां से अपन देखें कौन सी वाली पीढ़ी में के कंप्यूटर में इसका उपयोग किया जाने लगा, बोले साहब थर्ड जनरेशन में इसका उपयोग किया जाने लग गया साहब जी। ठीक है, कितनी क्या इसकी जनरेशन आ चुकी है, बोले साहब जी चिप की 5 जनरेशन आ चुकी है। इस पर क्वेश्चन आने लगा है, जैसे पेन ड्राइव के संदर्भ में आपसे कहा था यूएसबी पेन ड्राइव के लिए, तो दोनों के कलर्स अलग अलग थे। बोले 2.0 का कलर क्या होता है, 3.0 का कलर क्या होता है। ओल्ड वाला क्या था 2.0, कलर कौन सा था उसका, ब्लैक, बता चुका हूं मैं। नया वाला क्या है, बोले सर 3.0, स्पीड क्या होती, फास्ट होती, कलर क्या है, ब्लू होता है। कौन सा कलर होता है, ब्लू कलर का होता है। जब आप उसको देखेंगे तो नहीं समझ पा रहे, जहां से कनेक्टर होता है यूएसबी, वहां पर आप देखना उसका कलर दिया होगा अंदर साइड को, ब्लू एंड ब्लैक। ब्लू वाला क्या होता है, फास्ट पोर्ट होता है। ठीक है, दैट इज 3 पॉइंट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, इसकी भी कितनी 5 आपकी हो चुकी हैं। अब जो चल रहा है वो ULSI वाला चल रहा है 1984-85 से, अल्ट्रा। ठीक, अल्ट्रा। तो सबसे पहली बार अपन को SSI देखने के लिए मिलता है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन करके, 1964 में आया था। हालांकि आईसी चिप का आविष्कार 58 है, ठीक है, लेकिन इसकी जनरेशन के संदर्भ बात करो 64 वाला अपन देख रहे थे। ठीक है, SSI अभी जो फिलहाल में चल रहा है और सेकंड लास्ट जो था वो देख लो, US वाला है, जबकि इसके पहले वाला V वाला है। ठीक, तो VLSI क्या है, बोले साहब जी वेरी लार्ज, जबकि ये क्या अल्ट्रा। आज भी आप देखें जैसे मोबाइल फोन वगैरह भी लॉन्च होते, बोले सैमसंग का लॉन्च हुआ, जो सबसे हायर, सबसे महंगा, सबसे अपग्रेडेड मॉडल होगा उसका नाम क्या दिया होगा उन्होंने, बोले अल्ट्रा। तो बोलते ना, बोले सर एस फोन प्लस, और उसमें बोले एस फोन कौन सा, अल्ट्रा वाला है, S23, 24, 25 जो भी होगा, तो सबसे हायर वेरिएंट क्या होगा, अल्ट्रा। टैब भी आप देखते हैं, बोले S9 टैब, बोले S9 प्लस टैब, और उसके भी बाद में बोले और बड़ा अल्ट्रा, दैट इज अल्ट्रा। ये वो वर्ड है, बार बार ये वर्ड आपको आएगा, इससे पहचानना। घुमा फिरा के कभी को क्वेश्चन पूछे तो हाईएस्ट अभी जो वेरिएंट चला रहे हो आप अभी वाली जनरेशन वो कौन सा है, अल्ट्रा है, ऐसे करके ध्यान रखना। ठीक है, चलिए माइक्रो प्रोसेसर, हजारों ट्रांजिस्टर का आईसी चिप के रूप में उपयोग किया जाता है साहब। तो है वो एक्चुअली क्या, ट्रांजिस्टर पर एक साथ कई लगा दिए जाते हैं। क्लियर है, तो ये माइक्रो प्रोसेसर छोटे से छोटा होता जा रहा, कंपैक्ट होता जा रहा, फास्टेस्ट होता चला जा रहा। क्लॉक स्पीड वगैरह को लेकर के पूछ लेगा, थोड़ी सा प्रिपेयर रहिएगा साहब। सभी जगह उपयोग किया जा रहा, मोबाइल हो चाहे कंप्यूटर वगैरह हो, डेस्कटॉप हो, लैपटॉप इत्यादि वगैरह। यही वजह कि ये जितना छोटा होता चला गया कंप्यूटर इत्यादि का साइज उतना ही छोटा होता चला जा रहा है। हर चीज़ कंपैक्ट की ओर चल रही है। डेस्कटॉप कंप्यूटर पर भी आप देखेंगे तो सीपीयू से मॉनिटर को जोड़ने के लिए बहुत सारी वायर हैं। बोले अभी तो मिनिमम कम से कम 2 वायर तो होते ही, मतलब और उठा के उसका और इंटीग्रेशन हो रहा है। अब जो नया वाला आ गया वेरिएंट, बोले सिंगल वायर लगानी, सीपीयू टू कनेक्ट मॉनिटर। लीजिए ये स्वरूप हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो हर जगह वो कंपैक्ट ही अपन उसको कर रहे हैं। कुछ और भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण देख लेते हैं। इन्वर्टर, इन्वर्टर का काम क्या होता है, डीसी को एसी, मामला क्लियर अपन को, डीसी को एसी, जबकि एसी को डीसी में कौन था, वो रेक्टिफायर। ठीक है, जबकि ये क्या है आपका, डीसी को एसी में, ये क्या है आपका इन्वर्टर करके है साहब। मामला क्लियर है। इन्वर्टर मैन ऑफ इंडिया कुंवर सचदेवा, इन्वर्टर मैन ऑफ इंडिया कुंवर सचदेवा, इनको ध्यान रखना। मदरबोर्ड कंप्यूटर सबसे मुख्य पार्ट होता है, हालांकि सारे ही पार्ट मुख्य हैं, एक भी गड़बड़ हो जाएगा तो चलना मुश्किल हो जाएगा। सारे ही पार्ट, कंप्यूटर सबसे मुख्य पार्ट, सबसे मेन पार्ट जो कहलाता है कंप्यूटर का मदरबोर्ड कहलाता है। सारी डिवाइसेस इस पर ही जाकर के कंप्लीट होने वाली हैं, कनेक्ट होने वाली हैं, जुड़ने वाली हैं सारी। ठीक है, मदरबोर्ड कहते हैं, सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है। सारे के सारे सर्किट इसी में जुड़े होते हैं या लगे होते हैं, सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है, मेन सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है। ऐसे कई नाम मिलेंगे आपको, मोटे तौर पर उसको क्या बोलते हैं, बोले मदर बोर्ड साहब। क्लियर है। MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेक, पहली बात तो फुल फॉर्म ऑर्डर टाइप का, जैसे वो सबसे पहले आप उसका फुल फॉर्म देख लेना। MCB क्या है, बोले अभी मिनिएचर करके बोलते थे। सर्किट बी से क्या बोले सर, ब्रेक करके है, ताकि सर्किट ब्रेक हो सके, एकदम से करंट, ठीक है, रोका जा सके। अगर किसी व्यक्ति के साथ दुर्घटना होती है, बोले साहब MC गिरा दी। ठीक है, तो उस संदर्भ में अपन इसका उपयोग करते हैं। बहुत सारे टाइप होते हैं, BCD, घर में यूज होने वाली दैट इज बी। ठीक, घर प्लस इंडस्ट्री
यानी घर प्लस कॉमर्शियल दोनों, बोले सी। ओनली इंडस्ट्री वगैरह में बोले साहब जी डी टाइप बन जाएगा। MCB 3 टाइप आपको मोटे तौर पर वहां पर बताया गया था। शार्ट सर्किट होने इत्यादि वगैरह में अपने आप ये बंद हो जाता है, करंट को रोक देता है। MCB का फुल फॉर्म करके आपसे पूछ लेगा, बना लोगे। आगे बढ़ते हैं। टेलीविजन। टेलीविजन 1926 में सबसे पहली बार J.L. वेयर, इनके द्वारा आज का ये जो आधुनिक टेलीविजन जिसको अपन बोल रहे हैं, इसका आविष्कार किया गया था। ठीक है, दुनिया में सबसे पहली बार इसका प्रसारण संदर्भ में बोले अमेरिका 1927, जबकि खोज बोले 1926। J.L. बेयर टेलीविजन, इनके बारे में पूछता रहा है। J.L. बेयर को पहले बहुत पूछा गया है, ग्राहम बेल को बहुत पूछा गया है। ठीक है, अब लेकिन स्वरूप बदला है, पर ये नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन सरल वाले नहीं आएंगे, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। कम से कम सरल प्रश्न है तो वो तो गलत नहीं करोगे, कठिन वाले भी बनाने हैं। और ये नहीं कि कठिन वाले तो अपने पूरे बना लिए, सरल ही सरल गलत करके फेल हो गए, ऐसा नहीं करना है। और जब खासकर 80+ जा रहा हो कट ऑफ और जाएगा अगली बार भी, तो फिर आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर रहना चाहिए। 80+ के लिए, 85+ के लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। मेरा सजेशन है कि आप कुछ इस प्रकार से तैयार करें, जो जो तौर तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप उससे तैयार करते हो आप आराम से 85+ बना लोगे। साइंस जैसा सेक्शन है वो भी उस तरीके से पढ़ा रही है जब आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है, या आप जानते चलो, केवल फैक्टों को रटवाने बस पे गौर नहीं करें, जानते चलो, समझते चलो, उपयोग इत्यादि वगैरह के आधार पर, कॉन्सेप्ट के आधार पर क्वेश्चन आ जाता है, कम से कम आपसे बन जाए, वो बताते चल रहे हैं। बाकी तो सिंपली फाइट सब्जेक्ट हैं, चाहे पॉलिटी हो चाहे हिस्ट्री वगैरह हो, तो फिर भी आसान होते उन विद्यार्थियों जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है साहब। और यहीं पर एक चैलेंज आ जाता है साइंस और नॉन साइंस वाले, उनके साथ में अंतर कहीं ना कहीं यहाँ आ जाता है। MPPSC के द्वारा लिए जाने वाले पेपर में एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस देखने के लिए मिल रहा है। सबसे खास उदाहरण तो होगा मुख्य परीक्षा का पेपर 3, जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए तो गए साहब जी, वो तो गए बहुत बुरे तरीके से। और पेपर बहुत ही टफ आ रहा, पेपर बहुत ही टफ आ रहा है। बिल्कुल मान के चलिए कि जो साइंस पढ़ते हैं 11th 12th में, जो साइंस पढ़ते हैं विद्यार्थी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर में, वो वाली आ रही है। क्वेश्चन बनाना फिर मुश्किल हो जाता है। तो जिनका BA BCom इत्यादि बैकग्राउंड से है वो तो गए, पेपर 3 ही पास करना मुश्किल। क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, क्वालिफाई होगा नहीं, कॉपी चेक नहीं होगी, बाहर। बाकी पेपर भले ही कितने अच्छे कर, ऑल इंडिया टॉपर होगा आगे और बाहर। साइंस ऐसे ही जब 80 जैसा कट ऑफ जा रहा है, तो मान के चलो साहब, आपको साइंस हो चाहे मैथ्स हो चाहे करंट अफेयर्स हो चाहे स्पोर्ट्स वाला सेक्शन हो, आप किसी की उपेक्षा नहीं कर सकते। आपको सब में महारत हासिल करके जाना ही होगा यदि आप सेलेक्ट होना चाहते हो। और ना केवल यहाँ पर, आप पटवारी परीक्षा देखो, इसके पहले की पटवारी परीक्षा देख लो, आप कांस्टेबल जैसे एग्जाम देख लो, आप सब इंस्पेक्टर का देख लो, लास्ट कट ऑफ सब 80+ ही चल रहे हैं, सब 80+ चल रहा है कट ऑफ में। बोले 80 पे जाके तो खत्म हो गया बाकी कैटेगरी में, इतनी बुरी स्थिति। 80 79 80 कॉम्पिटिशन लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि वैकेंसी उतनी संख्या में निकल नहीं रही सकती। एक से एक अनुभवी विद्यार्थी, वैकेंसी क्लियर भी नहीं हो रही। जिन्हें पिछले बार पास की, जिन्होंने उसके पहले पास किया, वो फिर से बैठे हैं। पहले होता ये था कि हाँ वो क्लैरिफाई करके अपना क्लियर करके निकल के ज्वाइनिंग हो गई। अब ये है कि वो सब झुंड इकट्ठा है, और वो झुंड कम से कम इतना तो जितने नंबर ऑफ पोस्टें हैं ना, उनसे तो साहब बहुत ही ज़्यादा है। नए विद्यार्थियों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है सभी एग्जामों में, सभी एग्जामों, कोई एक आध की बात नहीं हो रही, सभी में, सब में ही कट ऑफ आप देखेंगे तो 80+ के आसपास में जा रहा है। अगर 80+, 85+ आपको बनाने हैं तो आप किसी सब्जेक्ट की उपेक्षा नहीं करते। पहले होता था कि साइंस बैकग्राउंड तो बोले सर हम हिस्ट्री वगैरह की उपेक्षा कर देंगे, बोले हमें तो बड़ा बोझल लगता था, नहीं पढ़ते, तो खास खास फैक्टर देख लेते। इनका BA BCom वगैरह है, बोले सर हम ये सब सब्जेक्ट पढ़ लेते, मैथ्स क्या बोलते हैं आपका साइंस वाला तो हम पूरे ही छोड़ देते, बेसिक चीज़ देख लेते मोटे मोटे तौर पर, बाकी छोड़ देते। और अब वो पद्धति गई, आपको पूरा ही प्रिपेयर रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो आपको साइंस बैकग्राउंड को बनना पड़ेगा, ये स्थिति है। पूरी तरह साइंस बैकग्राउंड की डिग्रीधारी ना बन जाओ, और फिर भी इतना तो बनना पड़ेगा आपको कि बना लो आपका। क्लियर बात है ये? चलिए, तो इस पॉइंट को समझिए, उसके हिसाब से ही पढ़ेंगे तभी जाकर के आप स्कोर कर पाएंगे 80 85+ और सिलेक्शन ले पाएंगे आप प्री में। और सबसे टफ होता है प्री ही, क्योंकि उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, लाखों की होती है और हजारों को लिया जाएगा। इसके बाद में फिर रेशो कम होता चला जाता है।
चलिए, टेलीविजन के बारे में बात कर रहे थे। तो दुनिया में सबसे पहले 1926-27 26 आविष्कार 27 में यूएसए वगैरह में। भारत संदर्भ बात करें तो भारत में 57 में आ गया था, 1957 में। लेकिन विधिवत अगर आपको कहा जाए 1959 करके कहा जाता है कि भारत में टेलीविजन जो की शुरुआत मानी जाती है साहब जी। उसी जमाने में क्या आता है साहब जी, आपका दूरदर्शन। ठीक, पहले का टेलीविजन जो हुआ करता था वो ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करता था। 1982 में 1982 में एशियन गेम्स जब हुए तो उस समय से भारत में कलर्ड प्रसारण या टेलीविजन की शुरुआत मानी जाती है। 1982 एशियन गेम्स। अभी एशियन गेम्स चल रहे हैं, किस देश में चल रहे हैं? कंट्री का नाम चाइना। शहर का नाम पूछ लेगा उसको तैयार रखना। हमारे खिलाड़ी लगातार गोल्ड जीत रहे, रिकॉर्ड हमने मेडल जीते हैं अभी तक। प्रिपेयर रहना इन सब बातों के लिए। एक क्वेश्चन फिक्स मान के चलना, एशियन गेम्स साहब फिक्स है। और दो दो तीन तीन क्वेश्चन आ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और वो एक क्वेश्चन कम से कम इतना तो होता है कौन से शहर में हो रहे, कौन से देश में हो रहे। और वो क्वेश्चन फिक्स ही होता है लगभग भैया कितने मेडल जीते टोटल एंड गोल्ड टोटल। तो लास्ट में अपन उसको फाइनलाइज फिगर देख लेंगे क्या हो रहा है। टोटल मेडल उसमें गोल्ड प्लस रैंकिंग, इन आधारों पर अपन उसको फटाफट तैयार कर लेंगे, आराम से हो जाएगा। चलिए, टेलीविजन को लेकर के भारत की जो बॉडी कहलाती सरकारी वाली सबसे खास बॉडी कहलाती उसको कहा जाता है प्रसार भारती। क्या कहा जाता है? प्रसार भारती। इसका गठन हुआ था 1997 में, 1997 में। प्रसार भारती गवर्नमेंट की बॉडी है, इसमें कुछ नहीं तो ले दे के पूछ देगा प्रसार भारती के चेयरमैन वर्तमान में कौन है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ देगा। संभव है। और जिस प्रकार से क्वेश्चन पेपर टफ आ रहा है, अवेयर रहिए। जरूरी नहीं है जितना नोट्स में जितना आपके बुकलेट में दिया है सिर्फ उतना बस क्वेश्चन ही आएगा। संभव है उस पर टफ क्वेश्चन भी आ जाए। क्लियर? चलो, तो आसपास के उसके जो एस्पेक्ट्स होते हैं उन पर नजर को बनाए रखनी पड़ती है। टेलीविजन बहुत प्रकार के आ रहे हैं। पुराना वाला CRT कैथोड रे वाला, फिर आया आपका LCD, फिर आया LED, फिर आया प्लाज्मा, और पता नहीं अब अगला कौन सा आएगा। ठीक है, तो LED इनके पहली बात तो बेसिक फुल फॉर्म देख लो। लाइट इमिटिंग डायोड टेलीविजन करके कहलाता है LED। इसकी लाइफ थोड़ी सी ज्यादा होती है। कौन से डायोड किसका उपयोग किया जा रहा होगा? LED, नाम ही दिया हुआ है आपको। ठीक, सबसे पुराना वाला कौन सा कहलाता है? बोलो साहब, CRT, कैथोड रे टेलीविजन। क्लियर बात है? कैथोड रे जो था ट्यूब, उसका आविष्कार कार्ल ब्राउन करके व्यक्ति ने किया था 1897 में। किस सिद्धांत पर आधारित होता है ये? इलेक्ट्रिक सिग्नल को विजुअल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक सिग्नल को किसमें? विजुअल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। जबकि LCD की हम बात करें, दैट इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसके बाद में LED आ गया और उसके बाद में आपका प्लाज्मा आ गया। ठीक है, तो डिस्प्ले होता है, लिक्विड क्रिस्टल होते हैं, इस पर द्रव क्रिस्टल का उपयोग किया जाता है। क्लियर? इसका जो एंगल होता है, बीम एंगल 150 डिग्री एंगल होता है सर। इसके बाद वाला LED आएगा, उसका भी 150 ही है, जबकि जो प्लाज्मा है उसका 180 है। तो हाईएस्ट एंगल किसका है? लेटेस्ट वाले का होगा। ठीक है, उसकी लाइफ वगैरह भी ज्यादा होगी। उसके घंटे के आधार पर उसको मापा जाता है, उनकी लाइफ निर्धारित की जाती है सर। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है कि इनमें सबसे ज्यादा जो आपके घंटे हैं वो किसके होते हैं ज्यादा? तो प्लाज्मा वाले के कम होते हैं। ठीक, दूसरी बात, प्लाज्मा में नो डाउट कि वीविंग जो एंगल है वो काफी अच्छा है, बहुत अच्छा आप देख पा रहे हैं। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम और भी है कि पहली बात तो उसकी लाइफ कम होती है। दूसरा पॉइंट इसका ये भी है कि आपको उसमें कहीं ना कहीं बिजली की खपत बहुत ज्यादा होती है। तो जितना अधिक मात्रा में आप उपयोग कर रहे हैं तो उतना अधिक हिसाब से आपको खपत भी होगी। उस हिसाब से भी ये महंगा पड़ता है सर। ठीक है, सबसे कम विद्युत की खपत इनमें से किस टेलीविजन में होती है? तो है LED, लाइट एमिटिंग
डायोड वाला। मामला किसको क्लियर है? सबसे ज्यादा लाइफ किसकी है? तो वो भी क्या है? LED ही है साहब, जबकि प्लाज्मा वाले की कम है। ठीक है, जबकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कहलाती है, महंगी टेक्नोलॉजी कहलाती है, उस पर बहुत कम होना बाकी है। चलो, तो भारत में तथा विश्व में इलेक्ट्रॉनिक की अनेक डिवाइसेज हैं, उन पर क्वेश्चन आ जाते हैं। कई बार लिस्टिंग को लेकर के पूछ लेते हैं, आविष्कार को लेकर के पूछ लेते हैं, इसलिए आपको बेसिक से ये बताए। इसके अलावा और भी कुछ देख लीजिए। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बैटरी की खोजकर्ता कहलाते अलेक्जेंड्रो वोल्टा, इनका नाम ध्यान रखना। बल्ब के लिए दिया होगा आपको थॉमस अल्वा एडिसन, यानी थॉमस एडिसन करके दिया होगा। इलेक्ट्रिक मोटर फ्रेडरिक डैनियल करके दिया होगा आपको। फ्यूज तार, इसमें ये क्वेश्चन पूछता है कि ये जो फ्यूज वाला जो तार होता है वो किस चीज का बना होता है? टंगस्टन को बनाएंगे तो आदमी भुन जाएगा ना, उसके बाद ही बात खत्म होगी। जो फ्यूज होता है वो अपन ऐसा ही बनाते हैं कि साहब की फट से वो, अगर ऐसा करंट एकदम से आता है तो जल के नष्ट हो जाए, करंट को ब्रेक ही कर दे। क्लियर है? बल्ब का फिलामेंट नहीं बोल रहे, वो टंगस्टन अलग चीज है, हम आपसे कुछ और बोल रहे हैं। तो पहली बात तो मिश्र धातु कौन कौन सी होगी? वेरी गुड, टिन का उपयोग किया जाता है। इसका परसेंटेज पूछ लेता है, कौन सा? 67% यूज किया जाता है। तो बाकी बच्चा 100 में 67 घटा दो या 66 घटा दो, बोले बाकी यूज किया जाता है। क्लियर है? 60-40 आपने मोटे तौर पर बता दिया, बट वो होता क्या है? 63 से 67% के बीच में होता है। ठीक, टिन, कॉपर, लेड, इनकी मिलकर के एलॉय बनती है साहब। सबसे ज्यादा क्या यूज होता है? कॉपर यूज होता है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे टिन, और उसके बाद में आपको लेड। इन बातों को ध्यान रखना, एकदम से पूछ देता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट जाते हैं। आईसी चिप पढ़ चुके आपने, किल्वी साहब। लेजर किरणें खोज करता थियोडोर मैनन। मामला क्लियर है? लेजर किरणें कितने कलर की हो सकती हैं? कई कलर की हो सकती है। लेजर किरण जो मारने वाला बल्ब है कितने कलर का हो सकता है? ये बताएं कि नॉन लाइसेंसेबल कौन सा कलर होता है और लाइसेंसेबल क्या होता है? बच्चों के खिलौने के रूप में आपने कौन से कलर देखे हैं? ध्यान रखना, आपने रेड देखा होगा। रेड कलर बच्चे खेलते रहते तो दूर तक जाता है लाइट, खेलते रहते सर। मामला क्लियर है? इसके अलावा भी बाकी कलर होते हैं। रेड दूर तक दिखाई देता है, यही वजह है कि उसकी भेदन क्षमता ज्यादा की कम? बोले साहब जी कम क्या है? कम, उसका उल्टा चलता है वो। ठीक, बहुत दूर तक दिखाए, बिखरता नहीं है ना वो, उसकी वजह ये है। क्लियर है? जबकि दूसरी ओर देखें, जो सबसे खास कटर के रूप में, यानी मेटल ही काटनी है, डायमंड काटना है, ठीक, बहुत ही सटीक, कौन से कटर का उपयोग किया जाता है आधुनिक संदर्भ में? तो लेजर। ठीक है, वो व्हाइट होता है। क्लियर है? रेड के अलावा बाकी सब के लिए भारत में आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, क्योंकि उनका जो यूज होता है वो इंडस्ट्रियल होता है। यदि वो बच्चों वाला रेड की वजह व्हाइट हो गया ना, तो नुकसान पहुंचा देगा व्यक्ति के शरीर को, समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि वो पूरा पूरा एक जगह इकट्ठा होकर के उसकी भेदन क्षमता बढ़ा देगा साहब। ये है वो बात। ओनली एक के लिए ही लाइसेंस फ्री है, बाकी अदर जितने भी कलर थे लाइसेंसेबल होते, इस बात को ध्यान रखें। मामला क्लियर है? दैट इज अ लेजर कटर, बहुत उपयोग में आ रहा है, बहुत चर्चा का विषय है, उठा करके पूछ देगा साहब। बाकी सब के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। मामला क्लियर है? रंगों की पढ़िएगा, विवेक योर जो आप पढ़ते हैं वो वही सिद्धांत है। यही वजह कि रेड को बोले साहब जी सबसे कम।
जबकि दूर तक देखते हैं आप उसको, वो एक अलग ऑस्पेक्ट है। ठीक है, चलिए, तो लेजर किरणों खोजकर्ता कौन है? थियोडोर मैमन करके आपको दिया। रेडियो साहब जी मार्कोनी। बेतार का तार भी कई बार लिख कर दे देते हैं इसमें, बेतार का तार, रेडियो मार्कोनी, जी मार्कोनी। माइक्रोवेव ओवन, पर्सी स्पेंसर। क्या नाम है? पर्सी स्पेंसर। कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, एलन एम ट्यूरिंग। ठीक है, एलन एम ट्यूरिंग। इसमें ही क्वेश्चन होने वाला साहब जी, ट्यूरिंग टेस्ट किस चीज के लिए है, किस चीज से संबंधित है? वेरी गुड, सही बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगली क्लास लगभग उस पर ही होगी, उसके बाद आगे की क्लासेस। ठीक, तो मशीनी लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज, उनके संदर्भ में बात करेंगे। तो ये कुछ आपने डिवाइसेस वगैरह देखे, कुछ कंपनियां, फेमस कंपनियां जो हैं, सबसे पहली तो भारत की देख लो आप सब। भेल के बारे में बात कर लें, बेल के बारे में बात कर लें, इनको देख लीजिए। पुरानी कहलाती है हमारी BEL, बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो 1954 की है। जबकि हॉल एंड नॉल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, नेशनल एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्वतंत्र भारत में उनका जो पुनर्गठन हुआ तो 1964 में हुआ था, यानी 54 के 10 साल बाद। स्वतंत्र भारत में 44 में नींव पड़ गई थी। BHEL 1960 के दशक में, 60-61 के दशक में आ जाता है। मध्य प्रदेश के भोपाल में BHEL, ये 62 वाला है, इसके सहयोग से 62 ब्रिटेन। ठीक, मध्य प्रदेश से संबंधित है, डेफिनेटली यही वजह है कि पूछ लेता है कि आप तो ये बताओ कि मध्य प्रदेश के भोपाल में जो BHEL है उसको महारत्न का दर्जा किस वर्ष में दिया? इतने में तो घूम जाएंगे, इतने में तो बहुत सारे बच्चे घूम जाएंगे। ये क्वेश्चन आपको दिया था 2020 से 21 के प्रीलिम्स में, 21 वाले में था। बोले साहब तुम तो ये बताओ, तो पहली बात तो आपको जो समझाना चाहता हूँ, BHEL ऐसे ही एंगल पे क्यों पूछा? तो सर बहुत पहले दिया था, 2011 में। बोले भैया जिस साल का तुम पेपर दे रहे हो उस समय 10 साल हो रहे हैं क्या? थोड़ी सा देख लो, 10 साल 20 साल तो नहीं हो रहे। दूसरी बात, तुम्हारे मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश की शान कहलाती है, साल तुम्हारे सिलेबस में शामिल है। ठीक, तो इस टाइप से 2010-11 तो नहीं है साहब, उठा करके पूछ देगा वो। ठीक है, तो सर वहां से पूरी पूरी प्रक्रिया चालू हुई और एग्जैक्टली फाइनलाइज वो अगर देने की बात करें तो वर्ष कौन सा है? तो 13 का कहलाता है। क्यों नहीं पूछता आपसे? बताना मैं आपको ये चाहता हूं कि आप 2021-22 का पेपर दे रहे हो, वो आपसे पुराना डेटा पूछ रहा है, 8 से 10 साल पुराना डेटा पूछ रहा है। और विशेषकर ये जो डेटा होता है लगभग ये 9 साल का होता है, आपको ध्यान रखना, या तो 9 साल का होता है, या तो 49 साल का होता है, या तो 99 साल का होता है। हमेशा ध्यान रखना, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। ठीक है, या तो 9 साल का होता है, या तो 24 साल का होता है, या तो 49 साल का होता है, या 99 साल का होता है, तब पूछता है आपसे। क्यों? क्योंकि हर आदमी या सामान्य तौर से ज्यादा आदमी उसको तब जान लेते हैं या पढ़ लेते हैं जैसे 25 साल हुए, जैसे 50 साल हुए, जैसे ही 100 साल हुए। ठीक है, तो चर्चा में आ ही जाता है, बोले हाँ इसके 100 वर्ष हुए। एग्जामिनर क्या करता है आपके लिए जानबूझ के, UPSC पहले से करता है, MPPSC करने, अगले साल होंगे उसके 100 वर्ष, अगले साल वो चर्चा में आ जाएगा, तुम पढ़ लोगे। अगर तुम में वाकई अवेयरनेस है तो जैसे ही उसके 100 साल होने वाले उसके 1 साल पहले पूछ लेगा, यानी जैसे ही 99 साल हुए होंगे तो तभी तुमसे पूछेगा साहब जी उसके एस्टेब्लिशमेंट इत्यादि वगैरह को लेकर, अगर आपने गौर किया हो। 50 साल होने वाले ना, अगले साल चर्चा में आ जाएगा, फिर तो बना ही दोगे, आसान क्वेश्चन हो गया। 1 साल पहले पूछ देगा, उसके 50 साल मान लीजिए 2025 में होने वाले हैं तो 2024 के पेपर में पूछ देगा वो आपसे।
अगर उसके 10 साल 2025 के एग्जाम में होने वाले हैं तो आपसे 2024 में पूछ देगा। क्लियर? क्योंकि चर्चा में जाने के बाद हर किसी के लिए आसान है। जैसे ही आपके हाथ में न्यूज़पेपर आया आज का, पढ़ के तो जाओगे, बोले आज कौन सा दिवस है, बोले हर कोई बता ही देगा, किसकी क्या स्मृति बनाते हैं, बोले नहीं साहब जो कल दिवस आने वाला उस बारे में इंटरव्यू में आपसे आज पूछा जाएगा। अब बताओ, बोले सर कल के बारे में पूछते तो कल पेपर पढ़ के आते, छाप के आते, पूरा बता देते। अब बोले नहीं, पहले तो कभी पढ़ा होगा, उन धुंधली यादों के बल पे बताओ, अपने वास्तविक ज्ञान पर के आधार पर, ना कि रटंत विद्या के आधार पर। ये पैटर्न होता है कभी भी एग्जाम में। कुछ लोग जानते हैं, जो नहीं जानते वो घूमते ही रह जाते हैं, जैसे एज्यूम ही नहीं कर पाते क्या क्वेश्चन पेपर आएगा। तो जो BHEL वाला क्वेश्चन था वो यूं ही नहीं था। इन मामलों को समझो, अगर आप इन टेक्निक को सीख गए ना, बना दोगे पेपर साहब। आपको बहुत कुछ मालूम रहेगा पेपर आना कहां से, किस टाइप से। क्लियर है बात ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की कुछ कंपनियों के बारे में अपन देख रहे थे, तो BEL देखा अपन ने, BHEL के बारे में बात कर लीजिए। नॉल एंड हॉल नहीं भूलना, ये चार तो मोस्ट है सर। तो BEL किस वर्ष का है, गठन उसका 54 का। कहाँ है मुख्यालय, बोले बेंगलुरु में है। ठीक, साइंस टेक इत्यादि को लेकर के मैक्सिमम बेंगलुरु, बोले नॉल हॉल, बोले बेंगलुरु। ठीक है, नॉल एंड हॉल कब की मानी जाती है, 1964 1964 वाली मानी जाती है। ठीक, BHEL कब का है, बोले सर जी 1960-61। मामला क्लियर है। मध्य प्रदेश भोपाल वाला महासड़ का कहलाता है, किसके सहयोग से, B फॉर ब्रिटेन यानी इंग्लैंड UK जो आपको कहना हो, उसके सहयोग से। इसके अलावा और भी कई कंपनियां हैं, वर्ल्ड की कुछ मल्टीनेशनल कंपनी देख लीजिए जो चर्चा में ज्यादा हो। फॉर एग्जांपल जैसे सैमसंग बहुत चर्चा में चल रही है अभी, सैमसंग। बोले साहब जी कुछ नहीं, तो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स से उड़ा के पूछ लिया। बोले कब बनी, बोले 1938 में। किस देश की कंपनी है, तो साउथ कोरिया की। ठीक है, एस फॉर सैमसंग, एस फॉर साउथ कोरिया, एस फॉर गंगम स्टैंड वाली गायक, नहीं मालूम? अरे साईं इतना दीजिए, पी साईं। ठीक, उनको वहां पर अलग तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, साई नाम है उनका, करते रहना आराम से चेक। नेक्स्ट आते हो सैमसंग, 7 बन जाएगा अपन को। चलो उसके पश्चात अपन देखें पैनासोनिक, 1918 की है साहब, ये जापान की है। साउथ कोरिया जापान बार बार आता है, कंफ्यूजन हो जाता है साहब, ये जापान की है साउथ कोरिया, थोड़ी सा स्पेसिफिक रहना इन चीजों को लेकर। ठीक है, नहीं तो बोले दोनों एक ही साइड की है सर। तो जापान की बात करें, पैनासोनिक 1918। ठीक, जापान की हिताची है, जापान की सोनी 1946 की कहलाती है। LG फुल फॉर्म होता है दैट इज लाइफ गुड, LG। कहां की है ये, यह भी साउथ कोरिया की ही है, LG। चीनी वालों को नहीं पूछता वो। वहीं दूसरी ओर बात करें अपन HP, पहली बात तो फुल फॉर्म HP, हावर्ड पैकर्ड, HP USA की कंपनी है। नहीं दिया, नोट डाउन कर लो फट से। खासकर विकसित देशों की कंपनियों को पूछा जाता है, अमेरिका की पूछेगा, जर्मनी की पूछेगा, जापान की पूछेगा, आपसे साउथ कोरिया पूछेगा। चाइना वाइना की बहुत कम ही पूछी जाती है। ठीक है, हैवल्स इंडिया, ये हैवल्स इंडिया वाली, आप तो मल्टीनेशनल कंपनी को मुख्यालय ढूंढे नहीं मिलता, तो सभी जगह हमारा मुख्यालय। लेनोवो विशुद्ध तौर पर बोले हांगकांग चाइना वाली है। माइक्रोमैक्स दिल्ली हरियाणा गुड़गांव भारत की, डूब गई कंपनी। फिलिप्स सबसे पुरानी कंपनियों में से, 1891 में बनी थी। पहली बात तो कहां की है, नीदरलैंड। कहां की है, डच कंपनी है फिलिप्स, नीदरलैंड, डच, हॉलैंड जो आपको कहना हो, वहां की कंपनी बना लेंगे अपन। ऐसी एक कंपनी है मोटोरोला, बहुत सारे उपकरण बनाते हैं, अपने आप फोन ही बस आ रहे हैं, वो बहुत सारी चीजें बनाते हैं, वो अमेरिका की है, वो USA वाली है। वहीं एक और कंपनी है नोकिया, वो भी कई उपकरण बनाती है। क्या नाम है, नोकिया। जरूरत नहीं आपको फुल फॉर्म की उसके। वो किस देश की है, वेरी गुड, दैट इज फिनलैंड। कहां की है वो,
वो फिनलैंड की, ऐसे करके बना लेना था आप। चलो, तो आविष्कारक देख लिया अपन ने, कंपनी देख ली। भारत में इससे संबंधित जो संस्थान हैं उनको भी देख लीजिए। इंडियन साइंस इंस्टीट्यूट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही चर्चा में है अभी। इंडियन साइंस, भारतीय विज्ञान संस्थान, क्या नाम है? भारतीय विज्ञान। कब बना बोले? 1909। कहां पर है बोले? बेंगलुरु। थोड़ी सा फास्ट बता रहा हूं, समय आपके पास में कम बचा हुआ है, इसलिए थोड़ी सा फास्ट बता रहा हूं। हो सकता है बोले सर फैक्टों को थोड़ी सा रुक रुक के बताएं, मैं फास्ट बता रहा हूं, मजबूरी है अब आपकी। 17 दिसंबर तक आपको 3 बार पढ़ना है इसको, ठीक है? जनवरी तक आपको, 28 जनवरी वाले जो है उनको 3 से 4 बार पलट लेना है इसको। इतना आसान नहीं होगा। पहले लगता कि हाँ बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, और उसके बाद में लगता अब तो बहुत ही कम टाइम है, कम टाइम है, कम टाइम है, क्योंकि पास में आ गया एग्जाम। तो बड़ा आराम से घूमते रहते हैं साहब बच्चे, बोले बहुत टाइम है, तो बहुत के बाद में सीधे कम ही आती है स्थिति, बीच की कोई आते ही नहीं है, घबराहट होने लग जाती है बच्चों को। समय का सदुपयोग करना है आपको। भारतीय विज्ञान संस्थान किस वर्ष का है? 1909 का है साहब जी। कहाँ का मुख्यालय तो दिया हुआ है, हेड तो साहब बेंगलुरु का है। अभी बहुत चर्चा में है, यूनिवर्सिटीज वगैरह उनकी रैंकिंग वगैरह, वर्ल्ड के टॉप इंस्टीट्यूशंस में बहुत चर्चा में है ये संस्थान। पूछ देगा आपसे उठाकर, प्रिपेयर रहिएगा। टाटा फंडामेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान करके जिसको कहा जाता है, 1944-45 में बना था, मुंबई में था। इसका ही बाद में नेशनलाइजेशन अपन को देखने को मिलता है। इसके बहुत सारे वैज्ञानिक इत्यादि वगैरह को अपन शिफ्ट करके क्या बनाएंगे बोले साहब जी? बार्क बनेगा, ठीक। 1954 से लेकर 1957 के बीच में, 1954 to 57 साल में जिन्होंने इसकी नींव रखी थी, भारत में वही न्यूक्लियर एनर्जी के पितामह करके कहलाते थे, दैट इज मिस्टर होमी जहांगीर भाभा साहब। टाटा फंडामेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर? मुंबई, ट्राम्बे। मुंबई में भी किस जगह पर थी? ट्राम्बे में थी। बगल में दूसरा गांव था बॉम्बे, ये वाला गांव का नाम था ट्राम्बे। चलो, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, भौतिकी प्रयोगशाला करके दिया होगा, 47, नई दिल्ली की है, ठीक है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र 54 का है, मुंबई वाला, ठीक। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जनरली देखो तिरुवनंतपुरम में 75 का है। कहाँ सिरेमिक वाला कब का है बोले? 50 का है, कलकत्ता है। कहाँ से कांच, कहाँ से कलकत्ता वाला, जनरली देख लीजिए। तो ये कुछ संस्थान है, कुछ जगह है, कुछ प्रयोगशालाएं हैं। इसके अलावा अन्य भी देख लेना, चाहे आपसे पूछ ले प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो सर वो अहमदाबाद वाला है। कहाँ पर है? अहमदाबाद। उनको ध्यान रखना, पूछ देता उठा करके। तो फैक्ट्स हैं दाएं बाएं से एकदम से आ जाते हैं, बन जाएगा। इतने को लेकर कोई चीज़ समझ में ना आई हो, कोई डाउट हो, कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आया, कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो, तो फटाफट आप पूछ सकते हैं। चलिए, अब कुछ क्वेश्चन हम आपसे पूछ लेना चाहेंगे। बताइए, इलेक्ट्रॉनिक खोजकर्ता कौन थे? जे थॉमसन। जेम्स किल्बी ने क्या किया था? आईसी चिप की कितनी जनरेशन हो गई है? 5 जनरेशन अभी तक हो गई है। अभी कौन सी वाली चल रही है? अल्ट्रा वाली चल रही है करके अपन उसको ध्यान रखते थे। ये बताए कौन सा वाले जो डायोड होता है उसको एवलांची डायोड भी कहा जाता है? जेनर डायोड को एवलांची डायोड भी कहा जाता है। कौन सा डायोड प्रकाश ऊर्जा को विद्युत में बदलता है? एलईडी बदलता है कि फोटो डायोड बदलता है? एलईडी वाला डायोड में क्या कार्य होता है? जब भी उसमें करंट जाता है तो प्रकाश को उत्सर्जित करता है। बीसीई का फुल फॉर्म क्या था? तीनों क्या थे ये? कि 3 टर्मिनल्स थे। इन टर्मिनल्स को किसमें जोड़ा जाता था? सर्किट। क्लियर बात है? चलिए, ये बताएं कि किस प्रकार के ट्रांजिस्टर में केवल एक ही चीज का ट्रांसपोर्टेशन होता था, जबकि बाइपोलर वाले में 2? कौन कौन से? होल्स एंड इलेक्ट्रॉन साहब जी। कैपेसिटर का उपयोग क्या होता है? कैपेसिट, करंट को इकट्ठा करना, ऊर्जा को एकत्रित करना, अल्पकाल की, लॉन्ग टाइम, शॉर्ट टाइम के लिए, दैट इज अ कैपेसिटर। लॉन्ग टाइम के लिए तो पूरा बैटरी बना देता है चीज को। बैटरी की खोज करता आविष्कारक? वोल्टा, अलेक्जेंड्रो
वोल्टा करके अपन ने देखा हुआ था। ठीक, सैमसंग किस वर्ष में बनी थी कंपनी? 38 में सैमसंग अपन को देखने के लिए मिलती है। ये बताएं कि 150 डिग्री एंगल किस टीवी का होता है? एलईडी और एलसीडी दोनों का होता है। जबकि सबसे कम विद्युत खपत किसमें होती है? एलईडी में कि सीडी में? ईडी में। क्लियर है? 180 डिग्री व्यू एंगल किसका होता है? चलिए ये बताइए कि रेसिस्टर का उपयोग क्या होता है? उसका उपयोग क्या है? कार्य क्या है? वोल्टेज के स्तर को कम करना, ये करके कहलाता था। कौन एसी को डीसी में बदलता है? जबकि डीसी टू एसी इन्वर्टर। नहीं पढ़ा आपने? बनने चाहिए फटाफट आपको, भले साइंस बैकग्राउंड हो अथवा नहीं हो साहब जी। ये बताएं कि वाईफाई कितने हॉर्ट्स पर, गीगा हॉर्ट्स पर काम करती है? 2.4 से 5 गीगा हॉर्ट्स तक पहले बता चुके हैं आपको, इसलिए। एमसीबी का फुल फॉर्म बताएं। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसके टाइप कितने थे? 3 थे। ये बताएं कि जो बी टाइप का था वो कहाँ यूज हो रहा था? जबकि सी टाइप का, डी टाइप का बन जाएगा अपन को ये। भारत की 2012 में आई इलेक्ट्रॉनिक नीति, वो आपका होमवर्क है, पढ़ करके आना है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, 2019 में नई वाली इलेक्ट्रॉनिक नीति आई है आपकी 2019 में, वो भी आपको पढ़ के आना, अपग्रेड करके। ठीक है। ये बताएं भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1909 में। कहां पर? बेंगलुरु में। जबकि टाटा फंडामेंटल रिसर्च कब बना है? 44-45 में बना है। इसके फाउंडर कौन कहलाते हैं? जबकि कांच और सिरामिक अनुसंधान केंद्र कहां पर? बोले कहां से कांच, कहां से सिरामिक करके आप लगा देंगे, बन जाएगा अपन को ये। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास। थैंक यू, जय हिंद।